দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, AS19 का हम लोग एक जिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, समरी, और उस हिसाब से हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। AS19 का तो देखो AS19 लीज, लीज के बारे में हमें बताएगा कि लीज का अकाउंटिंग कैसे करना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 से पता चलेगा। अच्छा, सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो है ये एप्लीकेबल किसके लिए है, तो ये एप्लीकेबिलिटी कब से हुआ है और किसके लिए है, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस AS इज 1/4/2001 ऑनवर्ड, ठीक है, ये 1/4/2001 ऑनवर्ड से एप्लीकेबल हुआ है। एंड मैंडेटरी फॉर, मैंडेटरी किनके लिए मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज some exemption are available for एसएमसी। एसएमसी मतलब स्मॉल मीडियम कंपनी, ठीक है, कुछ एग्जेम्पशंस है, बाकी सभी कंपनी के लिए मतलब ये सॉरी एस जो है ये एप्लीकेबल है, चाहे वो एसएमसी हो, नॉन एसएमसी हो, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, जैसा भी साइज का कंपनी क्यों ना हो, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ये हो गया हम लोग का पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि लीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो मीनिंग ऑफ लीज एग्रीमेंट, तो यहाँ पर लिखते हैं लीज एग्रीमेंट। लीज लेने से एग्रीमेंट होता है लेसर और लेसी के बीच में, ठीक है, लीज के केस में दो पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगा, लेसर और लेसी, एक जन अपना प्रॉपर्टी को लीज में देगा और दूसरा उसको लीज में लेगा, तो लीज एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट क्या होगा, वो उसका डेफिनेशन एस में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, एज पर प्रोविजन, as per the provision AS19, lease is a contractual agreement where whereby lessor, owner of asset, conveys to the lessee, user of the asset, right to use an asset for an agreed period of time in return of payment or series of payment।
अच्छा पहले ये बता देते, ये जो लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एज पर द प्रोविजन एस 19 का प्रोविजन जो ऑब्वियसली लीज पे ही होगा, क्योंकि ये लीज अकाउंटिंग के बारे में बताता है। लीज इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, लीज एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है वेयर बाय लेसर कन्वेज टू द लेसी, जहां पर लेसर, लेसर मतलब जो एसेट का ओनर है, वो लेसी को क्या करेगा, राइट देगा टू यूज एन एसेट, एसेट यूज करने का राइट देगा फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि 100 ईयर्स, ठीक है, या फिर 50 ईयर्स, जैसा भी होता है। तो फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली 99 जो है मैक्सिमम हो सकता है, इन रिटर्न ऑफ पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि एसेट को यूज करने का राइट्स दिया है, जिसका एसेट होता है वो पार्टी का नाम होता है लेसर, और जो एसेट को लीज पे ले रहा है उसका नाम होता है लेसी, ठीक है। और ये राइट दिया जाता है कि आप मेरे एसेट को एक पर्टिकुलर पीरियड, जो उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा कि इतना दिन जो है आप इस एसेट को यूज कर सकते हो, और उसके बदले, ऐसे ही नहीं होता है, उसके बदले लेसी को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और ये पेमेंट कैसा होगा, पेमेंट जो है वो एक बार में भी हो सकता है, सीरीज मतलब जो है पार्ट पार्ट पेमेंट भी हो सकता है, तो सीरीज ऑफ पेमेंट भी हो सकता है। अच्छा, अब इसी पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में भी नेक्स्ट लिखेंगे, फर्दर इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट एज, ये जो लीज एग्रीमेंट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज। तो लीज बेसिकली दो तरह का होगा, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीज किसे बोला जाता है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, व्हाट इज ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग लीज का मतलब हो जाता है एस 19 के हिसाब से, एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 19 एंड ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट is the contract which can't be classified as finance lease agreement। तो ऑपरेटिंग लीज क्या होगा, पहला बात है कि लीज दो तरह का होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा। लीज लीज जो है, लीज एग्रीमेंट के हिसाब से लीज बनता है, लेसर और लेसी के बीच में एग्रीमेंट होता है, जहां पर लेसर जो है वो लेसी को अपना एसेट को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज करने के लिए देता है, और उसके बदले पीरियोडिक पेमेंट या पेमेंट, सीरीज ऑफ पेमेंट या पेमेंट लेता है। और लीज दो तरह का होता है, ऑपरेटिंग और फाइनेंस। अब ऑपरेटिंग लीज के बारे में एएस ने क्या बोला है, एज पर द प्रोविजन इन द AS 19, ऑपरेटिंग लीज का मतलब है वो, ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट इज द कॉन्ट्रैक्ट विच कांट बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज एग्रीमेंट, मतलब जो फाइनेंस लीज नहीं है वही ऑपरेटिंग लीज है, मतलब जो लीज फाइनेंस लीज नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज है। ये बात कहाँ पर बताया है, AS 19 में, तो हमें इसी तरह से ही समझना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग लीज है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फाइनेंस लीज है। तो जो फाइनेंस लीज है वो ऑपरेटिंग लीज नहीं है, इस पैरा का मतलब यही होता है, जो फाइनेंस लीज है वो ऑपरेटिंग लीज नहीं है। तो फिर फाइनेंस लीज कौन सा है वो कैसे पता चलेगा, क्या उसके बारे में कुछ बताया है? हाँ, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बता रखा है कि कौन कौन सा लीज जो है वो फाइनेंस लीज हो सकता है। तो फाइनेंस लीज जो होगा वो ऑपरेटिंग लीज नहीं होगा, और अगर कोई लीज फाइनेंस लीज नहीं है तो ऑपरेटिंग लीज हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे
फाइनेंस लीज, ठीक है। फाइनेंस लीज कौन कौन सा होता है? फाइनेंस लीज का मतलब होता है इफ रिस्क एंड रिवर्ट, risk and rewards which are identical to ownership are transferred to lessee and any one condition out of the following conditions are satisfied, then it should be considered as finance lease agreement। ये क्या बोल रहा है? अभी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फाइनेंस लीज क्या होता है। इफ रिस्क एंड रिवर्ट विच आर आइडेंटिकल टू ओनरशिप। एक्चुअली रिस्क एंड रिवर्ट क्या होता है? अगर मेरे पास कोई एसेट है, वो अगर हम किसी को सेल कर देते हैं, लीज का बात नहीं बोल रहे, अगर हम किसी को सेल कर देते हैं तो उसका रिस्क रिवॉर्ड भी उसी के साथ ट्रांसफर हो जाता है। ओनरशिप ट्रांसफर होने से रिस्क रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो जाता है। वो एसेट क्यों, कुछ भी बेचे, ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी सेल कर देते हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर कब होता है? जब रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है। अब क्या बोल रहा है? इफ रिस्क एंड रिवॉर्ड विच आर आइडेंटिकल टू ओनरशिप, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होने का मतलब होता है ना रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होना। तो रिस्क रिवॉर्ड विच आर आइडेंटिकल टू ओनरशिप आर ट्रांसफर टू लेसी। लेकिन सोचो लेसी को रिस्क रिवर्ट क्यों ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि लेसी तो एसेट को यूज कर रहा है, वो तो ओनर नहीं है। ओनर होने से रिस्क रिवर्ट ट्रांसफर होता है। लेकिन फाइनेंस लीज बोल रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया जाता है जो कि ओनरशिप के साथ आइडेंटिकल है, ट्रांसफर टू लेसी, एंड एनी वन कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज द फाइनेंस लीज एग्रीमेंट। फाइनेंस लीज तभी कहलाएगा, कोई लीज फाइनेंस लीज तभी कहलाएगा अगर जो एसेट लीज में दिया जा रहा है उसका रिस्क रिवॉर्ड भी हम लोग लेसी को ट्रांसफर कर देते हैं। और अभी कुछ कंडीशंस लिखेंगे, वो कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो फाइनेंस लीज हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंस लीज होने का कंडीशन क्या है? ये होना चाहिए, रिस्क रिवर्ट ट्रांसफर होना चाहिए। एंड अभी हम लोग कंडीशंस लिखेंगे चार, वो चार कंडीशन में से कोई एक भी अगर फुलफिल हो जाता है, इन दैट केस वो हो जाएगा फाइनेंस लीज। ठीक है, तो पहले तो मैंने ये लिखवा दिया। अब हम लोग जो है एक यहाँ पर कंडीशंस लिखते हैं। पहला कंडीशन, इफ लीज पेड covered major part of useful life of assets, expert advisory committee opinion, major part means more than 50% of useful life। ठीक है, समझाते हैं ये पॉइंट क्या है। तो
फाइनेंस लीज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक तो रिस्क रिवर्ट जो आइडेंटिकल टू ओनरशिप होता है वो लेसी को ट्रांसफर हो जाना चाहिए, और उसके साथ कुछ कंडीशंस फुलफिल को, ये जो भी कंडीशंस लिखेंगे अभी, चार में से एक कंडीशन एटलीस्ट फुलफिल होना चाहिए। अभी हम चार कंडीशन लिखवाएंगे। पहला कंडीशन है, इफ लीज पेड कवर्ड मेजर पार्ट ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, मतलब एक एसेट का जो यूजफुल लाइफ है, ठीक है, एक एसेट का जो यूजफुल लाइफ है, अगर हम लोग उसका 50% जो है रेंट पे दे देते हैं, अगर किसी एसेट का लाइफ सपोज 10 ईयर्स है, ठीक है, और हम लोगों ने उसे लीज पे दे दिया है 5 साल या उसके ज्यादा के लिए, क्योंकि 10, सोचो कोई भी एक एसेट है, ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, कोई एक एसेट है जिसका लाइफ है 10 ईयर्स, ठीक है, तो इसका ये एसेट को हम लोगों ने दे दिया है लीज पे, ठीक है, एसेट का लाइफ है, एसेट का लाइफ है 10 ईयर्स, हम लोगों ने उसे लीज पे दे दिया फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, 50% उसका यूजफुल लाइफ हम लोगों ने लीज पे दे दिया, तो 5 ईयर्स या उससे ज्यादा अगर होता है तो 50% या उससे ज्यादा यूजफुल लाइफ अगर हम लोगों ने लीज पे दे दिया तो वो फाइनेंस लीज कहलाएगा। वही चीज बोला है, इफ लीज पेड कवर्ड मेजर पार्ट, अब मेजर पार्ट मतलब क्या होता है वो हमें नहीं पता था। देखो क्या बोल रहा है, इफ लीज पेड, लीज पेड कितने दिन तक लीज का पेमेंट हमें मिल रहा है, कवर्ड मेजर पार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अब यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट के बारे में एस 19 ने कुछ नहीं बोला था, तो इसके बारे में कहां से पता चलता है, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी ओपिनियन जो है उसके हिसाब से मेजर पार्ट का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ यूजफुल लाइफ। तो जो एसेट लीज पे दिया गया है वो अगर उसके यूजफुल लाइफ का 50% या उससे ज्यादा टाइम के लिए लीज पे दिया जाता है तो इस तरह के लीज को बोला जाता है फाइनेंस लीज, ठीक है, इस तरह के लीज को बोला जाता है फाइनेंस लीज। तो हमारा फाइनेंस लीज कब होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया एंड ये वाला कंडीशन फुलफिल हुआ तो वो फाइनेंस लीज होगा, या फिर ये कंडीशन फुलफिल होना पड़ेगा, या फिर और कौन सा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ऑप्शन बी देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे और, ठीक है, और बी, ठीक है, मतलब ये तो होगा ही, रिस्क रिवर्ट तो ट्रांसफर होगा ही, उसके साथ साथ ऑप्शन ए होना चाहिए। अगर ऑप्शन ए नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो कम से कम ऑप्शन बी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पर if lessee is bound to purchase, ठीक है, bound to purchase the asset at the end of, the asset at the end of lease period, ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, लेसी, लेसी मतलब जिसने लीज लिया है, लेसी अगर, लेसी को अगर हम लोगों ने बाउंड कर दिया, बाउंड का मतलब अगर एग्रीमेंट में ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे ही लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और जैसे लीज खत्म हो जाता है उसके बाद लेसी को वो एसेट खरीद लेना पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा, बाउंड टू परचेज द एसेट, अगर इस तरह का एग्रीमेंट बना हुआ है तो भी वो फाइनेंस लीज कहलाएगा। मतलब जब लीज में एसेट को दिया गया तो रिस्क रिवर ट्रांसफर कर दिया गया और वहां पर लिखा हुआ था कि जब लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो लेसी को एसेट खरीदना पड़ेगा, इन दैट केस वो हो जाता है फाइनेंस लीज। इफ लेसी इज बाउंड टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड तो भी वो हो जाएगा हम लोगों का फाइनेंस लीज, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो फिर और एक कंडीशन हो सकता है जो फुलफिल हो जाएगा तो भी हम लोग मानेंगे कि ये हम लोग का फाइनेंस लीज है। तो पॉइंट सी, इफ लेसी हैज एन ऑप्शन, has an option to purchase, ऑप्शन टू परचेज, ठीक है, ये जैसे था बाउंड टू परचेज मतलब खरीदना ही पड़ेगा, बाउंड है, ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, ठीक है, या फिर ऐसा होना चाहिए कि लीज एग्रीमेंट खत्म होने के
बाद लेसी के पास ऐसा एक ऑप्शन हो सकता है कि वो चाहे तो, ठीक है, बाउंड नहीं है, अगर चाहे तो एसेट को परचेस कर ले, ये अगर ऑप्शन रहता है तो भी वो फाइनेंस लीज कहलाएगा। अगर ये भी नहीं फुलफिल होता है देन ऑप्शन डी भी है, वो फुलफिल होगा तो भी फाइनेंस लीज होगा। ऑप्शन डी क्या है? इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल एंड सैल्वेज वैल्यू becomes equal to or higher than fair value of assets। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये पॉइंट बोल रहा है इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, लीज रेंटल मतलब क्या हो गया, हम लोग जितने दिन एसेट को यूज करेंगे हम लोग उसका रेंट देते जाएंगे। तो मान लो हम लोगों का एक 10 साल का लीज रेंट है, ठीक है, तो 10 साल का लीज रेंट मान लो 10-10 हजार करके जा रहा है, तो 10 साल में जो पैसा होगा उसका आज का अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं जो हम लोग एफएम में करते हैं ना, तो ये जो है, ये वाला जो एस है वो एफएम के कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो लीज का जो प्रेजेंट वैल्यू है लीज रेंटल का, वो और जो सैल्वेज वैल्यू होगा एसेट का, सैल्वेज वैल्यू मतलब यूज के बाद एसेट का जो वैल्यू बचेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, वो अगर इक्वल हो जाता है या फिर ज्यादा होता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब एसेट का आज का जो वैल्यू है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर एक एसेट का आज का वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक एसेट का आज का वैल्यू है 7 लाख, ठीक है, आज के डेट पे एसेट का वैल्यू है 7 लाख। हम लोग इस एसेट को रेंट पे दे देते हैं, लीज रेंट पे दे दिया, ठीक है। अब लीज रेंट ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू जितने टाइम हम लोग लीज रेंट पे करेंगे, सपोज अगर हम लोग 5 साल लीज रेंट लिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो 12 हर मंथ अगर हम लोग लीज रेंट पेमेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 60 टाइम्स जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर हर साल पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो 5 साल में जो भी लीज रेंट पेमेंट करेंगे, मान लो 10 हजार करके कर रहे हैं, तो उसका हमें प्रेजेंट वैल्यू 10 हजार, फिर 10 हजार, फिर 10 हजार, इस तरह से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू और एसेट का एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड जो सैल्वेज वैल्यू होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और वो दोनों का जो टोटल है वो हमारे आज के डेट पे एसेट का जो वैल्यू है उससे ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा या मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज निकालना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एसेट का सैल्वेज वैल्यू हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स 1 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख का आज का प्रेजेंट वैल्यू और जो लीज रेंटल देंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू, तो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हम लोग का सैल्वेज, ठीक है, ये कैलकुलेट करके हमें टोटल करके देखना पड़ेगा क्या वो 7 लाख से बराबर या ज्यादा हो रहा है। अगर 7 लाख से बराबर या ज्यादा होता है तब हम लोग उसे बोलेंगे ये फाइनेंस लीज है, अगर कम होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, कम होगा तो नहीं चलेगा। अच्छा, ये हो गया हम लोग का, ये 4 कंडीशन। अब देखो, ठीक है, अब फिर से बताते हैं एक बार पूरा, ठीक है, तो एक बार रिकॉल करवा देते क्या क्या होगा, 1 मिनट देख लेते एक पॉइंट। अच्छा, और एक पॉइंट होना चाहिए, और एक पॉइंट होने से भी होगा, डी और एक पॉइंट होगा, ई। इफ नेचर ऑफ एसेट इज फेवरेबल फॉर लेसी ओनली and there is no other user or buyer of assets
एक्सेप्ट लेसी। अब ये कैसा कंडीशन हो गया? बोल रहा है कि द नेचर ऑफ एसेट इज फेवरेबल फॉर लेसी। बोल रहा है कि जो एसेट को लीज में ले रहा है, लेसी का मतलब वो हो गया जो एसेट को लीज में ले रहा है, उसके लिए ये एसेट फेवरेबल हो रहा है। क्यों फेवरेबल? फॉर लेसी ओनली, मतलब जो लीज पे लेगा उसके लिए ये एसेट फेवरेबल होगा। एंड देयर इज नो अदर यूजर्स और बायर ऑफ एसेट एक्सेप्ट लेसी, मतलब जिस लेसी को, जिसको हम लोगों ने एसेट दे दिया है लीज पे, उसके अलावा, उस पर्सन के अलावा और हम लोग किसी और को नहीं दे सकते। अगर ऐसा कोई एसेट है, इन दैट केस वो हो जाएगा फाइनेंशियल लीज। क्या ऐसा कोई एसेट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि जो एसेट लीज पे दे रहा है, यानी लेसर, लेसर के पास ऐसा कोई एसेट है, ठीक है, जो वो एक्चुअली उसके लिए कैसे बोले, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरा एक कैलकुलेटर है, ठीक है, मेरा कैलकुलेटर जो है वो काफी पुराना है, ठीक है, मेरा कैलकुलेटर काफी पुराना है और अभी अच्छा काम भी नहीं करता है, फिर भी हम उसी पे कैलकुलेट करते हैं। मेरा हाथ इस पे ज्यादा सेट है और मुझे इससे जो है मतलब एक भरोसा है, मेरा लकी कैलकुलेटर, हम इसी को यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब अगर किसी को लगता है, मान लो ये कैलकुलेटर वैसे लीज पे नहीं जाएगा, वो काफी मतलब छोटा चीज हो गया, फिर भी मान लो कि ये कैलकुलेटर जो है पसंद आ रहा है तुमको, ठीक है, ये कैलकुलेटर तुमको पसंद आ रहा है, तुम सोच रहे हो कि मैम इस पे कैलकुलेट करते हैं, मैम का जो है कैलकुलेशन अच्छा होता है, हम भी यही वाला कैलकुलेटर ले लेंगे। लेकिन मुझे ये कैलकुलेटर बेचना नहीं है, ठीक है, मुझे ये कैलकुलेटर बेचना नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हम बोलेंगे कि ठीक है, हम दे नहीं सकते क्योंकि मुझे ये कैलकुलेटर नहीं बेचना है और ये मेरा लकी कैलकुलेटर हम अपने पास ही रखना चाहते हैं। फिर अगर ज्यादा रिक्वेस्ट करोगे तो मैंने बोल दिया ठीक है चलो फिर लीज पे ले लो, ठीक है, लीज पे ले लो। तो मैंने ये लीज पे दे दिया कैलकुलेटर को, ठीक है, कैलकुलेटर को मैंने लीज पे दे दिया। अब ये कैलकुलेटर को मुझे किसी और को लीज में देने का जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो वैसे भी नहीं देना था। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सिर्फ और सिर्फ एक ही जन इसका यूजर होगा जिसको हम ये लीज पे देंगे, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, इफ नेचर ऑफ एसेट इज फेवरेबल फॉर द लेसी, ठीक है, मतलब लेसी को ये फेवरेबल लग रहा है तभी ले रहा है, ठीक है। लग रहा है कि कैलकुलेटर मैम के लिए लकी है तो मेरे लिए भी हो सकता है, तो फेवरेबल है लेसी के लिए तभी लिया जा रहा है, फेवरेबल फॉर लेसी ओनली। एंड देयर इज नो अदर यूजर्स और बायर ऑफ द एसेट एक्सेप्ट द लेसी, ठीक है। तो लेसी, उस लेसी के अलावा, मतलब जिसको लीज पे दिया है उसके अलावा ये एसेट को यूज नहीं करेगा। मतलब ये ऐसा एक एसेट है जो एक ही जन को लीज पे दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं। अगर ऐसा होता है तो फाइनेंस लीज हो जाएगा। तो एक बार हम पूरा रिकॉल करवा देते हैं। AS19 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी जितना लिखा है उतना बता देते। फाइनेंस लीज जो है, सॉरी, AS19 जो लीज के बारे में बताता है उसका एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हुआ था 1/4/2001 से, और ये सारे कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है। लीज एग्रीमेंट होता है लेसर और लेसी के बीच में। लेसर जो है ओनर ऑफ द एसेट है, मतलब जिसका एसेट है, और लेसी जो है जिन जो एसेट को यूज करता है उसके बदले वो एक टोटल अमाउंट का पेमेंट, मतलब रिटर्न में पेमेंट टोटल में या फिर सीरीज ऑफ पेमेंट में पे करता है। लीज दो तरह का होता है, ऑपरेटिंग और फाइनेंस। ऑपरेटिंग लीज का मतलब AS19 के प्रोविजंस के हिसाब से वो लीज, जो फाइनेंस लीज नहीं है वही ऑपरेटिंग लीज है। तो फिर फाइनेंस लीज क्या है? फाइनेंस लीज का मतलब वो लीज है जहां पर लीज जब हम लोग एसेट का दे रहे हैं तो उसका रिस्क रिवॉर्ड जो कि आइडेंटिकल टू ओनरशिप होता है वो भी लेसी को ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके साथ ये जो 5 कंडीशन है इसमें से कोई भी एक फुलफिल होगा तो वो फाइनेंस लीज कहलाएगा। ये होगा ही होगा, ये मस्ट है। इसके साथ या तो ये हो जाए या तो बाकी जो पॉइंट है उसमें से कोई भी एक हो जाए। तो पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि जब हम लोग लीज पे कोई एसेट देंगे उसका जो यूजफुल लाइफ होगा उसका मेजर पार्ट अगर हम लोग लीज पे दे देते हैं तो वो फाइनेंशियल लीज कहलाएगा। या फिर जो एसेट हम लोग लीज पे दिए हैं एट द एंड ऑफ द लीज एग्रीमेंट अगर लेसी को उस एसेट को खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ है, तो वो फाइनेंस लीज है। या फिर खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है लेसी को तो भी वो फाइनेंस लीज है। या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज रेंटल और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज, ठीक है, एसेट का सैल्वेज वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू और एसेट का जो रेंट मिल रहा है लीज रेंटल उसका प्रेजेंट वैल्यू, ये दोनों का टोटल अगर एसेट के फेयर वैल्यू के साथ बराबर या उससे ज्यादा होता है तो वो फाइनेंस लीज होगा। और एकदम एंड में जो अभी हम लोगों ने देखा कि
अगर हमारा ऐसा एसेट है जो सिर्फ एक ही जन को हम लोग लीज पे दे रहे हैं, जो हमें बेचना भी नहीं है, और उस लेसी के लिए वो फेवरेबल है, ठीक है, और कोई दूसरा यूजर्स उस एसेट का नहीं हो सकता है, मतलब दूसरे किसी को हम लोग लीज पे नहीं देने वाले, इस तरह का कोई एग्रीमेंट अगर बना हुआ है किसी एसेट पे, तो वो फाइनेंस लीज कहलाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया फाइनेंस लीज किसे बोला जाता है, और ऑपरेटिंग लीज। तो इसका मतलब ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करने वाला जो लीज है वो फाइनेंस होगा, और इस तरह का जो लीज मतलब कंडीशन फुलफिल होगा वो फाइनेंस लीज होगा, तो वो ऑपरेटिंग लीज नहीं होगा। मतलब इस तरह का कंडीशन फुलफिल नहीं करना है, नहीं कर रहा है, तभी जाके ऑपरेटिंग लीज हो सकता है, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग कैसे होगा। तो एंट्रीज, एक्चुअली एंट्रीज बता देते हैं, एंट्रीज कैसे होगा। इन बुक्स ऑफ लेसर और इन बुक्स ऑफ लेसी। लेसर और लेसी के बुक्स में कैसे एंट्री होगा। तो एंट्री कुछ इस तरह से होगा। लेसर, लेसी मतलब जो लीज पे लिया है, ठीक है, तो जो लीज लिया है उसे लीज रेंट देना पड़ेगा, और जिसने लीज दिया है उसे लीज रेंट मिलेगा, तो इसके पास तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसके पास से पैसा जाएगा तो इसका हो जाएगा टू बैंक। ठीक है, अब ये पैसा कहाँ पर क्या बोल के रिकॉर्ड होगा, जैसे रेंट वो होता है तो यहाँ पर लिखेंगे लीज रेंट, और यहां पर क्या लिखेंगे, इसका लीज रेंट डेबिट हो जाएगा। बीइंग रेंटल रिसिप्ट, बीइंग रेंटल पेड। सेकेंड क्या हो जाएगा, ईयर एंड में ये लोग अपना एक एक पार्टी अपना इनकम, एक पार्टी अपना एक्सपेंसेस को पीएल में ट्रांसफर कर देगा। सेकेंड एंट्री, लीज रेंटल टू पीएल बीइंग इनकम रिकॉग्नाइज्ड, या फिर ट्रांसफर टू पीएल लिख सकते हैं। पीएल टू लीज रेंटल, being expenses written off। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक रूल्स लिखेंगे। एज पर द प्रोविजन ऑफ एस 19, इनकम और एक्सपेंसेस फ्रॉम ऑपरेटिंग लीज should be recognized on एसएलएम, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम बेसिस। समझा देंगे इसको एग्जांपल से क्या होगा। एसएलएम बेसिस, इन केस देयर इज एनी, in case there is any difference between actual rent and SLM rent, then it should be recognized in the books of parties
as follows. Lessee, it will be prepaid rent or outstanding rent. Lessor, it will be an advance rent or receivable rent. तो ये पूरा रूल समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। एग्जाम्पल, सपोज A an operating lease for 3 years with lease rent 20,000, 18,000, 16,000. Prepare books of lessee एंड लेसर। ठीक है, एक ऑपरेटिंग लीज है। ठीक है, अभी हम लोग ऑपरेटिंग लीज ही पढ़ रहे थे। अब पहले हम लोगों ने ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज दोनों के बारे में पढ़ लिया कि कौन सा लीज कौन सा हो सकता है। अब हम लोग ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग पढ़े, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इनकम रिकॉग्नाइज्ड, इनकम का इनकम रिसिप्ट, इनकम को हम लोग फिर पीएल में ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ पर एक रूल्स लिखा है, रूल्स पढ़ के समझ में आ जाएगा ये एग्जांपल देखने के बाद। तो एक ऑपरेटिंग लीज है जो 3 साल के लिए लीज लिया गया है, 3 साल का लीज रेंट भी दिया गया है 2018-16। ठीक है, हमें प्रिपेयर करना है बुक्स ऑफ लेसर और बुक्स ऑफ लेसी। तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को एसएलएम रेंट ढूंढना पड़ेगा। क्यों? अभी अभी देखो यहाँ पर मैंने पहला लाइन पढ़ के बता देते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 19, इनकम और एक्सपेंसेस फ्रॉम ऑपरेटिंग लीज। इनकम किसका होगा? जिसने लीज पे दिया है। एक्सपेंस किसका होगा? जिसने लीज पे लिया है। इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, अगर वो ऑपरेटिंग लीज से हो रहा है, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एसएलएम बेसिस। मतलब एक ही अमाउंट हमें दिखाना है। एसएलएम मतलब क्या? जहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन में क्या होता है, वैल्यूज बराबर होते हैं, तो वैल्यूज को बराबर करना है। तो हम लोगों का रेंट बराबर नहीं है, हम लोग को एसएलएम रेंट निकालना पड़ेगा। मतलब हम लोग एवरेज कर देंगे। तो जितने साल का रहेगा, जैसे कि 20,000, 18,000 और 16,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू आ जाता है हम लोग का। ये हो गया 18, 10, 10, 20, 20, 40, 40 और यहाँ पर हो गया 40, 50, 50 और यहाँ पर 54 हो रहा है शायद, 54,000। नहीं, चेक करते, 54 नहीं हो रहा है शायद, 20, हाँ 54 ही आ रहा है। 54 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 18,000। ठीक है, 18,000 पर एनम हम लोगों ने लीज रेंट को क्या कर लिया? स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफर कर दिया। ना तो 20, ना तो 18, ना तो 16, सब बार हम लोग 18,000 करेंगे। ये तो एक प्रोविजन हम लोगों ने फॉलो कर लिया कि एसएलएम बेसिस पे होना चाहिए। तो अगर कोई डिफरेंसेस आता है, जैसे डिफरेंसेस आ रहा है, पहले बार में लीज रेंट एक्चुअल में है 20, जब हम लोगों को दिखाना है 18, तो 2,000 का डिफरेंस आया। सेकेंड ईयर में एज इट इज हो रहा है, थर्ड ईयर में जो है हम लोग का 2,000 का डिफरेंस आया। तो बोल रहे हैं इन केस देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेंट एंड एसएलएम रेंट, देन इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ पार्टीज एज फॉलोज। तब लेसर और लेसी के बुक्स में कैसे रिकॉर्ड होगा वो बताया गया है। तो हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो रूल्स भी इसके साथ साथ हम लोगों ने कर ही लिया। तो लेसर के बुक्स में और लेसी के बुक्स में, ठीक है, तो लेसर अपने बुक्स में इनकम रिकॉर्ड करेगा, तो उसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल। तो यहां पर हो जाएगा 20,000। ठीक है,
क्योंकि 20,000 मिला है वो तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, और जो पे कर रहा है वो करेगा लीज रेंटल टू बैंक 20,000, क्योंकि कैश आउटफ्लो इतना हो रहा है, इसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन हमें बोला है कि हमें 18,000 ही दिखाना है। एसएलएम डेटा हम लोग का 18,000 आया, हम लोग को 18,000 दिखाना है, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो इसका मतलब ये बोलेगा, लेसर बोलेगा मुझे 18,000 दिखाना है, मतलब मैंने 2,000 एडवांस ले रखा है, ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा। तो देखो वही लिखा हुआ है लेसर के बुक्स में, कैसे होगा? इट विल बी एन एडवांस रेंट और रिसीवेबल रेंट। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने 2,000 एक्स्ट्रा ले रखा है, ऐसा कौन बोलेगा? लेसर बोलेगा। तो वो कैसे एंट्री करेगा? लीज रेंटल अकाउंट डेबिट कर देगा 20,000 से। अगर ये पूरा रिकॉर्ड कर पाते तो पूरा का पूरा पीएल में दिखा देते, लेकिन पीएल में सिर्फ इस बार का अर्निंग दिखाते हैं जैसे, और एक्स्ट्रा जो प्रीपेड होता है उसे हम लोग प्रीपेड बोल के दिखाते हैं, वैसे ही यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्रीपेड नहीं हो रहा है, ये हो रहा है एडवांस रेंट इनके हिसाब से। तो एडवांस रेंट, तो इनका एडवांस रेंट कितना रिकॉर्ड करेंगे? 2,000। ठीक है, और पीएल में कितना रिकॉग्नाइज करवाएंगे? 18,000। इस बार का इनकम इस तरह से। और ये फिर क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे मैंने प्रीपेड कर दिया, मुझे देना था 18,000 बट मैंने दिया है 20,000, मैंने प्रीपेड कर दिया। तो इनका पीएल कितने से डेबिट होगा? इनका भी पीएल 18 से ही डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि 18 ही हमें रिकॉर्ड करके दिखाना है। बाकी ये प्रीपेड बोल के इनका प्रीपेड एसेट हो जाएगा, प्रीपेड अकाउंट डेबिट। ये हो जाएगा 2,000, टू हो जाएगा लीज रेंटल। ठीक है, लीज रेंटल बोल के यहाँ पर 20,000 हम लोग दिखा देंगे। ये हो गया, ये पहला कंडीशन, फर्स्ट ईयर का कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये कंडीशन हुआ। अब हम लोग सेकेंड ईयर में चलते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में हम लोग का एक्चुअल लीज रेंट और जो एसएलएम लीज रेंट है इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अगर फर्क नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल जैसे एंट्री होता है वैसे कर देंगे, बैंक टू लीज रेंट 18,000, और ये ट्रांसफर भी कर देंगे पीएल में। तो लीज रेंट टू पीएल 18,000, और यहां पर क्या दिखाएंगे? यहां पर हो जाएगा लीज रेंट टू बैंक 18,000, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल और जो हमारा लीज रेंट है एसएलएम वाला दोनों बराबर है, तो यहाँ कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। पीएल टू लीज रेंट 18,000। अच्छा, अब थर्ड ईयर में चलते हैं। थर्ड ईयर में शॉर्टफॉल हो रहा है। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या हो रहा है? हम लोग को देना चाहिए 18,000, जबकि हम लोग 16,000 दिखा रहे हैं। तो ठीक है, पहले 16,000 का कैश वाला एंट्री कर देंगे। इनको 16,000 मिल रहा है, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट 16,000, और इन्होंने पे किया है 16,000, तो लीज रेंट टू बैंक 16,000। अब दिखाना तो है हमें 18,000, तो हम लोग एडजस्ट कैसे करेंगे? अगर हमारे पास प्रीवियसली कुछ एडजस्टमेंट है तो उससे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हम लोगों का एडवांस रेंट था पहले से 2,000 का, उसको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो कैसे एंट्री होगा? लीज रेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो जितने से क्रेडिट है डेबिट उतने से ही होगा। ठीक है, टू पीएल, पीएल में हमें कितना दिखाना पड़ेगा? इनकम रिकॉग्नाइज तो हमें 18,000 ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो एडवांस रेंट जो था, एडवांस रेंट जो था वो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट बोल के यहाँ पर हम लोग 2,000 को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये अगर एडजस्ट नहीं होता तो वो आउटस्टैंडिंग बोल के दिखाना पड़ता। ठीक है, ये देखो, अगर एडजस्ट नहीं होता तो हम लोग को आउटस्टैंडिंग बोल के दिखाना पड़ता कि इतना इन्होंने बाकी रखा है, नहीं दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनके हिसाब से क्या हो जाएगा? ये अपना पीएल को चार्ज करेंगे कितने से? इनका एक्सपेंसेस राइट ऑफ इनको 18,000 ही करना पड़ेगा। ठीक है, टू लीज रेंट इस बार का पेमेंट से कर दिया जाएगा 16,000, और जो प्रीपेड था उसे यहाँ एडजस्ट कर देंगे टू प्रीपेड। प्रीपेड रेंट यहाँ पर हो जाएगा 2
1000, ठीक है। इस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था ताकि हम लोग इस रूल्स को समझ पाए कि अगर कोई डिफरेंस आ जाता है एक्चुअल और जो लीज रेंट है उसमें, इन दैट केस लेसी इट विल बी प्रीपेड रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट। लेसी के लिए वो प्रीपेड रेंट होगा या आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कब होगा? जब उसका शॉर्टफॉल होगा। प्रीपेड कब होगा? जब उसने ज्यादा दिया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग हो जाता। और इसके लिए क्या हो जाएगा? लेसर के लिए, लेसर को अगर एक्स्ट्रा मिल गया है तो एडवांस रेंट दिखाएगा, अगर कम मिला है तो वो रिसीवेबल रेंट दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे मेरा जो यहाँ पर केस था, पहले बार में एडवांस हुआ, दूसरे बार एकदम बराबर हुआ, और नेक्स्ट टाइम में जो हमारा कम हुआ वो एडजस्ट हो गया, ठीक है। अगर पहले से हमारे पास ये 2000 का नहीं होता तो एडजस्ट नहीं होता। इन दैट केस हमें एक पार्टी के लिए आउटस्टैंडिंग दिखाते कि लेसी ने बाकी रखा 2000 और लेसर बोलता कि मेरे लिए रिसीवेबल है 2000, तो उस तरह से एंट्री हो जाता, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का हो गया। हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस तरह से फाइनेंस सॉरी ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म ये रिलेटेड विथ जो है फाइनेंस लीज का है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टर्म है जो कि हमें याद रखना पड़ेगा। टर्म्स ये थोड़ा सा टफ होता है बोल सकते हैं, फिर भी ठीक है, दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। अगर याद रहे तो याद कर लो। जैसे यहाँ पर MLP, ठीक है, ये सब फाइनेंस लीज का हो रहा है, ठीक है, फाइनेंस लीज। MLP, यहाँ पर MLP टर्म होता है। MLP का मतलब हो जाता है मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है। MLP का कैलकुलेशन कैसे होता है? MLP का मतलब होगा लीज रेंटल प्लस GRV। अब GRV का मतलब क्या होता है? GRV का मतलब होता है गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, ये लिख देते हैं, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ये तो फुल फॉर्म हो गया। अब GLV का मतलब क्या होता है? GRV का मतलब क्या होता है? मिनिमम एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज पीरियड, ठीक है। तो समझाते हैं ये पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा, दैट इज MLP। MLP का मतलब है मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है। मिनिमम लीज कितना होना चाहिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिनिमम लीज रेंट जो है वो हम लोग का हो जाएगा लीज का रेंट, लीज रेंटल जो है प्लस GRV। GRV का मतलब गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। GRV मींस मिनिमम एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। हर एक एसेट का अपना एक रेसिडुअल वैल्यू होता है, तो जब लीज पीरियड एंड हो जाएगा तो कोई भी एसेट का जो मिनिमम एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू होगा वो हो जाएगा GRV, ठीक है। तो लीज पेमेंट कितना होना चाहिए, मतलब अगर एक लीज 5 साल का है तो उसका लीज पेमेंट टोटल कितना होना चाहिए, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग बोल रहे हैं उसका 5 साल है, मान लो ये जैसे यही वाला एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा लीज पेमेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 54,000, ठीक है। ये लीज पेमेंट हो गया, लेकिन लीज पेमेंट मिनिमम कितना होना चाहिए? ये 54,000 हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया होगा? हम लोगों को ऐसे देखना पड़ेगा कि लीज रेंटल जो है कैसे कैलकुलेट किया, ये रहा लीज रेंटल, और उसके साथ साथ हमें एसेट्स का अगर कोई रेसिडुअल वैल्यू हो रहा है जो मिनिमम एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू वो ऐड करना पड़ेगा। देन हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमारा मिनिमम लीज पेमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, नेक्स्ट हो जाएगा UGRV। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा UGRV। इसका मतलब होता है अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ये क्या होता है? अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू UGRV इक्वल टू RV माइनस GRV। मतलब RV का मतलब हो गया रेसिडुअल वैल्यू, GRV का मतलब हो गया गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ये रेसिडुअल वैल्यू जो है वो कौन बताता है? रेसिडुअल वैल्यू हो गया एक्सपेक्टेड बाई लेसर,
और गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का कौन वैल्यू करता है? एक्सपेक्टेड बाय लेसी। समझाते हैं, ठीक है। तो रेसिडुअल वैल्यू जो है वो लेसर भी अपने तरफ से बोल सकता है एसेट का, और लेसी भी बोल सकता है। सपोज लेसर ने बोला कि एसेट का वैल्यू जो है वो मतलब जो रेसिडुअल वैल्यू है, एक एसेट का रेसिडुअल वैल्यू लेसर के हिसाब से है फॉर एग्जांपल 5 लाख, ठीक है। जबकि लेसी ने बोला नहीं वो 2 लाख होगा, ठीक है। तो लेसी का अपना है और लेसर का अपना है। ये पॉइंट हम लोग हायर परचेज के साथ टैली कर सकते हैं कि हायर परचेज में डिप्रिशिएशन चार्ज होने के बाद जैसे बोलते हैं ना कि जो परचेजर था उसने कुछ ये वैल्यू बोला और जो सेलर था उसने कुछ अलग वैल्यू बोला। वैसे ही हो गया, जो एसेट को लीज पे दिया है उसके हिसाब से एसेट का रेसिडुअल वैल्यू 5 लाख है और इसके हिसाब से 2 लाख है। तो ये जो गैप है 3 लाख का, इन दोनों के बीच में जो गैप आया, जो डिफरेंस आया 3 लाख का, इसे हम लोग बोलते हैं अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। जिसका कोई गारंटी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से 5 लाख, इसके हिसाब से 2 लाख, तो ये बीच का जो 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है इसको बोला जाता है अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो ये वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव आएगा, कब आएगा? if lesser residual value is exceeds from lessee रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। अगर लेसर का जो अभी जैसे मैंने यहाँ पर 5 लाख लिखा था, तो लेसर के हिसाब से रेसिडुअल वैल्यू वो अगर लेसी के हिसाब से रेसिडुअल वैल्यू से ज्यादा होता है, इन दैट केस इसका वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो हम लोगों ने दो मीनिंग पढ़ा है, ठीक है। जस्ट दो मीनिंग पढ़ा है। एक तो हम लोगों ने पढ़ा एमएलपी। एमएलपी मतलब कितना मिनिमम लीज पेमेंट होना चाहिए एक एसेट का, ठीक है। 5 साल, 6 साल, 10 साल, जितने साल के लिए लीज पे दे रहे, तो जो लीज रेंटल है वो, प्लस अगर हम लोग देखें कि एसेट का रेसिडुअल वैल्यू क्या है, उससे हमें पता चलेगा कि मिनिमम लीज पेमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। और जीआरवी का मतलब हो जाएगा मिनिमम एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। यूजीआरवी का मतलब होता है अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, मतलब लेसर और लेसी के रेसिडुअल वैल्यू का जो एस्टिमेशन है उसमें जो डिफरेंस देखा जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट सी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसे बोला जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को जीआई से डिनोट किया जाता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाता है लीज रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, इफ एनी। समझाते हैं इसको। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं या फिर ग्रॉस इनफ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट किसका है? इन्वेस्टमेंट मतलब जो एसेट को लीज पे ले रहा है, तो किसी का कोई एसेट को लीज पे लेने का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो सकता है? जो वो रेंट पे लीज रेंट दे रहा है वो उसका एसेट का वैल्यू, उस एसेट को एक्वायर करने के लिए उसने जितना भी लीज रेंट दिया वो, प्लस जीआरवी। जीआरवी का मतलब एसेट का जो रेसिडुअल वैल्यू होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये फाइनेंस लीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हम लोग चाहे तो एसेट को एट द एंड ऑफ द पीरियड परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीआरवी, जीआरवी का मतलब क्या हो गया? जीआरवी का मतलब हो गया मिनिमम एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। लीज पीरियड के एंड में एसेट का जो रेसिडुअल वैल्यू होगा, जो हम लोगों ने लीज रेंटल पेमेंट किया, ठीक है। और अगर हमारा कुछ यूजीआरवी है, यूजीआरवी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कब होगा? अगर लेसर और लेसी के एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू में कोई गैप आता है तब होगा, अगर गैप नहीं आता है तो नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों टोटल करने से हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना ग्रॉस इनफ्लो हमारा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट या फिर नेट इनफ्लो, ठीक है। इसको नेट इनफ्लो भी बोलते हैं। नेट इनफ्लो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट
इक्वल टू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट ऑन द डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट। समझाते हैं, देखो ये क्या बोल रहा है, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा नेट इन्वेस्टमेंट लिखा, नेट इन्वेस्टमेंट या नेट इनफ्लो, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, लीज रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। इसका और एक मतलब भी होता है, इसको हम लोग एमएलपी भी लिख सकते हैं। लीज रेंटल और जीआरवी का मतलब क्या होता है, एमएलपी। तो हम लोग चाहे तो इसको ये दोनों मिला के इसकी जगह लिख सकते हैं एमएलपी, एमएलपी प्लस यूजीआरवी, ठीक है, यूजीआरवी इफ एनी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, देखो अगर हम लोगों का जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आया, कैसे आएगा, हम लोगों ने जो लीज रेंटल पे किया और जो एसेट यूज किया उसका जो रेसिडुअल वैल्यू बचा, जो मिनिमम रेसिडुअल वैल्यू, वो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और अगर हमारा कोई अन गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू आता है वो सब ऐड कर लेते हैं, तो हमारा निकल के आता है ग्रॉस इनफ्लो। हम लोगों ने उस एसेट पे कितना मतलब पैसा लगाया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हम लोग का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो तो हम लोग आज ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आज लीज पे लिया है कोई एसेट 5 साल के लिए, तो हमें पता है कि कितना लीज रेट पेमेंट करना पड़ेगा। हम लोग उस एसेट का एक रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेट भी कर सकते हैं, जिससे हमारा जीआर भी निकल के आएगा। और अगर हमारे पास यूजीआर भी निकल के आ जाता है, लेसर के साथ अगर पूछ लेते हैं कि आपके हिसाब से रेसिडुअल वैल्यू क्या आएगा, तो यूजीआर भी अगर निकल के आता है, ये सब ऐड कर लेते हैं और आज के डेट पे उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगा उसका आज का वैल्यू निकालते हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे नेट इनफ्लो, ठीक है, नेट इनफ्लो। तो फेयर नेट इनफ्लो, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट ऑन द डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट। मतलब एक्चुअली उस एसेट का आज के डेट का वैल्यू क्या है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालने से आज के डेट का वैल्यू पता चल जाएगा कि आज के डेट पे जिस दिन लीज एग्रीमेंट हो रहा है उसी दिन पता चल जाएगा लीज रेंटल कितना है, उसी दिन पता चल जाएगा कि उस एसेट का रेसिडुअल वैल्यू कितना हो सकता है, उसी दिन ये भी पता चल जाएगा कि हमारा कोई यूजीआर भी है कि नहीं। वो सारे कैलकुलेट करके उस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करके निकाल लेते हैं, तो जो वैल्यू मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे नेट इनफ्लो, या फिर फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट ऑन द डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट के डेट पे उस एसेट का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा, जिसे एसेट का फेयर वैल्यू बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया नेट इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम, ठीक है। वो क्या होगा, देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट सी, अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। ये क्या होता है, यूएफआई बोलते हैं इसे। यूएफआई का मतलब हो जाएगा अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट या फेयर वैल्यू में कोई डिफरेंस आता है, तो जो आएगा, जो वैल्यू निकल के आएगा उसे हम लोग बोलेंगे अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम, ठीक है, अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम बोलेंगे। अच्छा, ये ई पॉइंट हो गया शायद, ये हम लोग का कौन सा पॉइंट था, डी, ये ई है। अब हम लोग एफ पॉइंट लिखेंगे। एफ पॉइंट में लिखेंगे इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। जो एफएम में आईआरआर करते हैं वही वाला होता है, ठीक है, ये यहाँ पर वही कैलकुलेशन होता है। एक फैक्टर लेके प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है, अगर एजम्पशन लेके नहीं आता है देन इंटरपोलेशन करना पड़ता है, वही वाला। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एज पर द प्रोविजन of AS19, IRR is the rate of which gross
इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आईआरआर का मतलब हो गया वो रेट ऑफ रिटर्न जहां पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब कोई भी अर्नड फाइनेंशियल इनकम नहीं होगा। आईआरआर हो जाता है वो रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो आईआरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एफएम में जैसे किया जाता है वैसे ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो उसका हम और कोई कैलकुलेशन तो अभी नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। ये क्या होता है देखो, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इन केस IRR can't be calculated or it does not show true or fair view of then we can also consider incremental borrowing rate। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट क्या होता है, अगर आईआरआर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें हमें पता है कि ट्रायल एंड एरर मेथड से कैलकुलेट किया जाता है आईआरआर, तो हमारे पास वो रेट निकल के नहीं आ रहा है जिसमें हमारा नेट इनकम इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाए। इन केस आईआरआर इज नॉट कांट बी कैलकुलेटेड और इट डज नॉट शो ट्रू और फेयर व्यू, देन वी कैन ऑल्सो कंसिडर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। तो इन दैट केस हम लोग इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट को फॉलो कर सकते हैं। बस इतना पॉइंट जानो। ठीक है, इसका कैलकुलेशंस तो अभी हम नहीं दिखा रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये जी पॉइंट तक हो गया। अकाउंटिंग कैसे होगा इन बुक्स ऑफ लेसर। ठीक है, अकाउंटिंग करेंगे अभी, अकाउंटिंग द बुक्स ऑफ लेसर। लेसर के बुक्स में कैसे अकाउंटिंग होगा, तो स्टेप 1, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगा, ऑन द डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट। ठीक है, जब लीज एग्रीमेंट हो रहा है तो लेसर के बुक्स में क्या एंट्री होगा, लेसर मतलब जिसने लीज दिया है उसके बुक्स में क्या एंट्री होगा, तो उसके बुक्स में एंट्री हो जाएगा लेसी टू एसेट। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या ट्रीट किया जाता है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल लीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल लीज वही होता है जहां पर रिस्क और रिवॉर्ड आइडेंटिकल टू ओनरशिप वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, आइडेंटिकल टू ओनरशिप वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब हम लोग ये मानेंगे कि वो एसेट हम लोगों ने दे दिया, लेसी को दे दिया, मतलब सेल के तरह ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली ट्रांसफर ही हुआ है, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल लीज में वही होता है आइडेंटिकल टू ओनरशिप, तो ऐसा एंट्री होगा जैसे हम लोग हायर परचेज में करते हैं। ठीक है, हम लोग एसेट थोड़ी ना ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं, फिर भी एंट्री तो वही करते हैं ना, एसेट हमारे पास से चला गया, जस्ट लाइक दैट बीइंग एसेट ट्रांसफर ऑन फाइनेंशियल लीज। अच्छा, ये हो गया जिस दिन हम लोगों ने एग्रीमेंट किया। सेकंड हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ लीज रेंटल। ठीक है, जब हम लोग लीज रेंट
कलेक्ट करेंगे, जैसे हायर परचेज में हायर चार्जेस कलेक्ट होता है तब जैसा एंट्री होता है वैसे ही होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल बीइंग रेंट रिसिप्ट, जैसे हायर चार्जेस रिसिप्ट होता है बीइंग रेंटल रिसिप्ट। नेक्स्ट हो जाएगा, ये ट्रांसफर होगा लीज रेंटल अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट, और यहां पर हो जाएगा टू फाइनेंशियल इनकम और इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो रेंटल हम लोग ले रहे हैं उस पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करके लेंगे। ठीक है, ये जो बोरिंग कॉस्ट का बात है ना वही वाला इंक्रीमेंटल बोरिंग कॉस्ट, तो जैसे हायर परचेज में होता है, सोचो हायर परचेज में क्या होता है, हम लोग जो इंस्टॉलमेंट लेते हैं मतलब वो भी तो हायर चार्जेस हो गया, उसमें एक इंटरेस्ट ऐड करते हैं। तो इस केस में वैसे ही होगा क्योंकि इसको हम लोग ट्रीट करते हैं कि हम लोग रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ऑपरेटिंग लीज में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता है। तो लीज रेंटल डेबिट जो हम लोगों को मिला उसका एक पार्ट जो है लेसी बोल के दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा। ठीक है, और ये कैसे आएगा, कितना हमें देना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट का इनकम आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो भी आएगा। ठीक है, लीज रेंट का जैसे हम लोग एसेट का हायर परचेज का करते हैं ना, 10 लाख का एसेट अगर 2 लाख हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया तो 8 लाख पे इंटरेस्ट, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू आईआरआर, यहाँ पर आईआरआर देना पड़ेगा। आईआरआर मतलब ये वाला रेट। ठीक है, आईआरआर मतलब इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, वो लगेगा। तो जस्ट लाइक मान सकते हो हायर परचेज के तरह है कि हम लोग इंटरेस्ट देंगे और यहाँ पर जो है बाकी बैलेंस करके आ जाएगा। जैसे वहां पर इंस्टॉलमेंट बता देता है तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते, फिर इंस्टॉलमेंट को दिखा देते हैं, यहाँ पर टोटल इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट जितना डिडक्ट हो रहा है। तो इस तरह से इसका एंट्री होता है और इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग apportionment of lease rental made। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट सी, ऑन बैलेंस शीट डेट, जिस दिन बैलेंस शीट बनेगा उस दिन क्या एंट्री होगा, उस दिन एंट्री हो जाएगा फाइनेंस इनकम टू पीएल, ये इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट था आईआरआर से जो कैलकुलेट होता है वो ट्रांसफर हो जाएगा, कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, फाइनेंशियल इनकम बोल के पीएल में, जिस दिन बैलेंस शीट मतलब फाइनल अकाउंट्स जब बनेगा। ठीक है, फिर टू स्टेप टू में क्या होगा, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर और इसके अलावा अगर कुछ ईयर चल रहा है, मतलब जैसे मान लो अगर 5 साल का है तो 5 साल तक एंट्री चलेगा, तो वही चीज है अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर। क्या होगा, सारे एंट्रीज सेम होंगे एक्सेप्ट ये वाला एंट्री। ठीक है, फर्स्ट एंट्री जो है, सॉरी ये वाला लीज जो एग्रीमेंट हुआ, तो ट्रांसफर एसेट तो एक ही बार होता है ना जैसे हायर परचेस में होता है, बाकी इंस्टॉलमेंट जब जब मिलता जाएगा जितना दिन तक मिलता जाएगा उसका एंट्री होता जाएगा। तो सेकेंड और सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होगा, ऑल द एंट्रीज सिमिलर, ऑल द एंट्रीज आर सिमिलर एक्सेप्ट फर्स्ट एंट्री, पहला वाला एंट्री नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट एंट्री मतलब नो नीड ऑफ फर्स्ट एंट्री बोल सकते हो, क्योंकि बोल सकते हो नहीं, ये कंफर्म है कि पहला वाला एंट्री तो नहीं होगा, ये तो एसेट ट्रांसफर वाला एंट्री है, तो ये तो एक ही बार होगा, उसके बाद जितना दिन लीज मिल रहा है उसका एंट्री होते जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट देखेंगे स्टेप थ्री में कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब स्टेप थ्री मतलब जब हम लोग का लीज कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा, एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड अकाउंटिंग entries at the end of lease
पीरियड। केस 1, इफ एसेट इज रिटर्न्ड। क्योंकि हम लोगों ने देखा था फाइनेंशियल लीज का एक कंडीशन होता है, सबसे पहला कंडीशन जो हमें फुलफिल करना ही पड़ेगा कि एसेट का रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप जैसे ट्रांसफर होने से होता है उस तरह से ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसी वजह से तो हम लोग का एंट्री वो एसेट ट्रांसफर वाला हुआ। फिर क्या हो सकता है यहाँ पर, एसेट हमारा बाउंड टू परचेज भी होता है, ऑप्शन टू परचेज भी होता है। अगर बाउंड टू परचेज है तो खरीदना पड़ेगा, ऑप्शन टू परचेज है तो हो सकता है कि रिटर्न आ गया। अगर एसेट रिटर्न आता है तो क्या एंट्री होगा। और टू केस टू अगर एसेट रिटर्न नहीं आता है, इफ अगर एसेट रख लिया जाता है, मतलब बाउंड टू परचेज वाला था, इफ एसेट इज रिटेन्ड तो क्या एंट्री होगा। तो यहां पर एंट्री हो जाएगा अगर रख लिया जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, ठीक है। तो पैसा लेके लेसी का अकाउंट बंद कर देंगे, ठीक है। अगर एसेट खरीद लिया उसने तो पैसा लेके लेसी का अकाउंट बंद कर देंगे। अगर रिटर्न कर दिया जाता है तो एसेट को ले लेंगे, एसेट हमारे पास वापस आ जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसी कर देंगे, ठीक है, टू लेसी कर देंगे। और यहाँ पर एसेट का कौन सा बैलेंस दिखेगा, आउटस्टैंडिंग, मतलब जो बचा हुआ एसेट का वैल्यू है उस पे रिकॉर्ड हो जाएगा, जो बचा हुआ एसेट का वैल्यू है उस पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज में मेन फर्क क्या हुआ, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज में मेन फर्क ये हुआ कि एसेट जो है ये लेसर का ही होता है हर हालत में, ठीक है। और फाइनेंशियल लीज में एसेट जो है वो लेसी का हो जाता है। अब अगर वो एंड में परचेज कर लिया तो कंफर्म उसका हो गया, मतलब पूरा का पूरा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, जो सिर्फ आइडेंटिकल नहीं रहेगा। लेकिन अगर नहीं खरीदा देन रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर बस इतना ही हमें करना होगा, इसमें और कुछ नहीं। तो AS19 का ये हम लोग का जो है जिस्ट, वो एक बार हम फिर से बता देते हैं। AS19 का एप्लीकेबिलिटी है 1/4/2001 ऑनवर्ड से सारे कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। कुछ SMC स्मॉल मीडियम कंपनी के लिए कुछ एग्जेम्पशंस है। लीज एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, लेसर लेसी। लेसर का मतलब जो एसेट का ओनर है, लेसी मतलब जो एसेट को लीज में ले रहा है, उसके बदले उसे उस एसेट को यूज करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन उसको एक पेमेंट करना पड़ेगा जिसे लीज रेंटल बोलते हैं। अब वो पेमेंट पीरियोडिक हो सकता है, एट ए टाइम हो सकता है। दो तरह का लीज होता है, ऑपरेटिंग फाइनेंस। जो लीज ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज है वो ऑपरेटिंग लीज नहीं है, ठीक है। ये होता है ऑपरेटिंग लीज का डेफिनेशन। तो फाइनेंस लीज क्या होता है, फाइनेंस लीज का मतलब जहां पर एसेट का रिस्क रिवर्ट ट्रांसफर हो जाता है जो कि आइडेंटिकल टू ओनरशिप है, किसको, लेसी को, ठीक है। अब लेसी इसके अलावा ये बाकी और 5 कंडीशन है, उसमें से कोई एक फुलफिल होने से वो फाइनेंस लीज होगा, ये तो करना ही पड़ेगा फुलफिल। इसके अलावा अगर एसेट का मेजर लाइफ जो कि मोर देन 50% है, उस मोर देन 50% ऑफ मेजर लाइफ ऑफ एसेट अगर रेंटल में जाता है, लीज रेंट में जाता है, तो वो फाइनेंस लीज होगा। या फिर अगर एंड ऑफ द लीज रेंट परचेस करना पड़ेगा लेसी को एसेट, तो फिर वो फाइनेंस लीज होगा। या फिर अगर ऑप्शन रहेगा परचेस करने का तो भी वो फाइनेंस लीज होगा। अगर हम लोग इसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल या फिर सैलवेज वैल्यू, सॉरी, या फिर नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट एंड सैलवेज वैल्यू, एसेट का लीज रेंट का प्रेजेंट वैल्यू, एसेट का सैलवेज वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, दोनों मिला के टोटल करने से वो अगर फेयर वैल्यू के साथ बराबर होता है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आज के डेट का एसेट का वैल्यू के साथ बराबर या उससे ज्यादा होता है, तो वो फाइनेंस लीज होगा। और यहाँ पर बोला है कि नेचर ऑफ एसेट जो है वो अगर सिर्फ एक ही लेसी के लिए फेवरेबल होता है और एक ही जन को हम लोग उसे लीज पे दे सकते हैं, इन दैट केस वो फाइनेंस लीज होगा। यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री देखा लीज का, ऑपरेटिंग लीज का, कैसे कि पैसा मिलेगा किसको, लेसर को। लेसर रेंट पे दे रहा है अपना एसेट बैंक टू लीज रेंट, और ये पैसा देगा लीज रेंट टू बैंक। ये अपना इनकम रिकॉग्नाइज करेगा, लीज रेंटल टू पीएल, ये अपना इनकम जो है एक्सपेंस जो है राइट ऑफ करेगा, पीएल टू लीज रेंटल। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोविजंस देखा था AS19 के हिसाब से, एक रूल्स ये है कि हम लोगों को SLM बेसिस पे अपना लीज रेंट दिखाना, ये हम लोग ऑपरेटिंग लीज का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड जो है एवरेज करके निकाल लिया SLM लीज रेंट। अब हम लोगों का अगर कम होता है तो क्या ट्रीट होगा, बेसी होता है तो क्या ट्रीट होगा। पहले साल हम लोगों को 20,000 एक्चुअली देना है, बट SLM के बेसिस पे 18,000, यानी
जो पे कर रहा है उसके लिए एडवांस है, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए एडवांस है, जो पे कर रहा है उसके लिए प्रीपेड है। ठीक है, तो लेसर की तरफ से एडवांस हो गया, लेसी की तरफ से प्रीपेड हो गया। नेक्स्ट ईयर हमारा एक्चुअल और एसएलएम बराबर आया। फिर थर्ड ईयर में हमारा क्या आया, एक्चुअल और जो लीज रेंट है, लीज रेंट कम हुआ एक्चुअल के हिसाब से, सॉरी लीज रेंट जो है मतलब एक्चुअल लीज रेंट जो है वो एसएलएम के हिसाब से कम हुआ, तो हम लोगों ने प्रीवियस वाला एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्म देखा जैसे कि एमएलपी, ये थोड़ा सा रीड करने से समझ में आएगा। एमएलपी का मतलब है कि लीज रेंटल प्लस जीआरवी। एमएलपी मतलब मिनिमम लीज पेमेंट, जीआरवी का मतलब है एसेट का एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, यूजीआरवी का मतलब एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू बाय लेसर एंड लेसी, जो भी है इनमें अगर गैप आता है तो वो यूजीआरवी होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब लीज रेंट, जीआरवी और यूजीआरवी। ठीक है, और अगर नेट इन्वेस्टमेंट पता करना है तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट और जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में अगर कोई फर्क होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। ठीक है, और हम लोग आईआरआर को यूज करते हैं। ठीक है, आईआरआर को यूज करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन बाय चांस अगर आईआरआर हमारा कैलकुलेट नहीं होता, इन दैट केस हम लोग बोरोइंग रेट को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज देखा इन द बुक्स ऑफ लेसर। अगर लीज एग्रीमेंट के दिन, ये बिल्कुल हायर परचेज के तरह ही होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आईआरआर रेट से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। लीज जो है क्योंकि ये ओनरशिप के तरह होगा, रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर हो जाएगा, तो एसेट का ट्रांसफर एंट्री हो जाता है। फिर लीज रेंट मिलना स्टार्ट हो गया, उस रेंटल को हम लोग क्या करेंगे, अपोर्शन करेंगे। कुछ हम लोग इंटरेस्ट बोल के दिखाएंगे, कुछ लेसी बोल के अपोर्शन कर देंगे। आफ्टर दैट बैलेंस शीट डेट में इनकम दिखा देंगे जो हमारा इंटरेस्ट है। ऐसे ही एंट्री चलता जाएगा, और जिस दिन लीज एग्रीमेंट एंड हो जाएगा, अगर एसेट रिटर्न हो जाता है तो एसेट टू लेसी, और अगर एसेट परचेज हो जाता है तो बैंक टू लेसी। ठीक है, मतलब अगर रिटेन मतलब जो लेसी है वो अगर एसेट रख लेता है तो। ठीक है, तो ये हम लोग का एस 19 कंप्लीट होता है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। तो एक बार रिकॉर्डिंग को बंद कर लेते हैं।